हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, डीआरडीओ एमटीएस का पेपर जल्द ही होने वाला है और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही है। और आज हम मैथ्स के 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चंस को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की, कितने क्वेश्चंस को स्किप किया, उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सारी वीडियोस मिलती रहें और साथ ही आप फ्री पर मॉक टेस्ट देते रहें। गाइस, आई गारंटीड अगर आप रेगुलरली 1 से 2 मॉक टेस्ट देते हैं तो आपका डीआरडीओ एमटीएस का प्री तो निकल ही जाएगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यक्स और बाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब अगर यक्स और बाई मिल जाते हैं तो एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उसके आगे पढ़ते हैं, यदि यक्स अकेला उसी काम को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। मतलब यक्स अकेला काम करता है तो उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बाई अकेला उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो पहले हमें काम पता करना पड़ेगा कि अच्छा काम है कितना। तो चलिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 18 और यही हमारा है टोटल वर्क। इसी को हम टोटल वर्क कहते हैं। तो एक दिन का काम निकालते हैं तो अगर 18 का भाग 6 में देते हैं तो आएगा 3। मतलब यक्स और बाई एक दिन में 3 काम करते हैं। अगर 9 का भाग 18 में देंगे तो यहाँ पर आएगा 2। मतलब यक्स जो है एक दिन में 2 काम करता है। और अगर हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो यक्स से यक्स कट जाएगा, बचेगा बाई। और यहाँ पर माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा 1। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो बाई अकेला इसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बाई एक दिन में 1 काम करता है तो 18 काम कितने दिन में करेगा। अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 18 काम 18 दिन में ही करेगा। मतलब बाई इस काम को करने में 18 दिन लेगा और यही हमारा सही आंसर होगा। मतलब सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगर यक्स की वैल्यू 75 डिग्री है तो समरूपी प्रतिवर्त कोण क्या है। इसका मतलब अगर इंग्लिश में हम बात करें तो होगा करेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्स एंगल। करेस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्स एंगल या फिर समरूपी प्रतिवर्त कोण कैसे निकालते हैं। तो अगर 360 डिग्री में हम 75 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, समरूपी प्रतिवर्त कोण। तो इसमें अगर हम 75 डिग्री माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 285 डिग्री और यही हमारा समरूपी प्रतिवर्त कोण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच में वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम के 5 वितरित नहीं किए गए हैं। मतलब इसमें से सिर्फ 45 पेन ही बांटे गए हैं, यहाँ पर 75 पेंसिल ही बांटी गई है और यहाँ पर सिर्फ 60 पैमाने बांटे गए हैं। तो छात्रों की संख्या का पता लगाइए कि बराबर बराबर सभी छात्रों को दिया जा सके। तो हमें सभी का HCF निकालना होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर आप इसे महत्तम समावर्तक भी कह सकते हैं। तो 45 का अलग, 75 का अलग और 60 का अलग। तो यहाँ पर ये जाएगा 3 से, तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15। इसका क्या होगा, इसका जाएगा 3 से, तो 3 दूने 6, 3 पचे 15। फिर जाएगा 5 से, तो 5 25। ये 3 से जाएगा, ये पहले 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, फिर 15 से, फिर 3 पचे 15। तो यहाँ पर सेम क्या हो रहा है, यहाँ पर सेम हो रहा है 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5। मतलब इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा, 5 तिहाई 15। मतलब छात्रों की जो संख्या है वो है 15। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया गया तो लाभ 32% होता है। तो तौलिए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा क्रय मूल्य है उसको हम 100% मान लेते हैं।
तो अगर हम 12% लाभ पर बेचेंगे तो 112% होगा। और अगर यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमें 32% लाभ होता है तो यहाँ पर 132% का लाभ होगा। और जब हमें 12% से 32% का लाभ होता है तो 25 रुपये बढ़ जाता है। मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 25 रुपये का बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर 132 में 112 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 20। तो 20% बराबर 25 रुपये हो गया। तो 1% बराबर क्या होगा? 25/20। तो 100% बराबर क्या होगा? तो 100% बराबर होगा 25/20 गुणे 100। 2 से 0 कटा, 2 पंचा 10, तो 25 पंचे 125। तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा, और हमने देखिए यहाँ पर हमने 100% की वैल्यू निकाली है। तो 100% की वैल्यू आई 125 और यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस को 100% माना था। और यहाँ पर क्वेश्चन पर पूछ रहा है कि तौलिए का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस याद कीजिए। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 125 रुपये। अगला क्वेश्चन है बाई स्क्वायर प्लस बाई इज इक्वल टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई, मतलब वाई की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर दो मेथड है। पहला मेथड लेंदी होगा और दूसरा मेथड बहुत ही सरल होगा। तो पहला मेथड क्या है? वाई स्क्वायर प्लस बाई इज इक्वल टू 12। तो हम इसमें क्या करेंगे? पहले 12 को इधर लाते हैं। तो बाई स्क्वायर प्लस बाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर इसे हम सॉल्व करेंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड, और बहुत लंबा होगा तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाई स्क्वायर प्लस बाई इज इक्वल टू 12, हम ऑप्शन से इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2 के स्क्वायर प्लस 2 क्या 12 के बराबर हो रहा है? 2 दूनी 4 धन 2 बराबर 6। मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हुआ। इसको लेते हैं -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12। क्या हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये भी ऑप्शन गलत हुआ। अब 4 को लेते हैं तो 4 का स्क्वायर धन 4, तो 4 चौक 16 धन 4 बराबर 20। मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हुआ। अब 3 को लेते हैं तो 3 का स्क्वायर प्लस 3, तो 3 तिकाई 9 और 9 3 12। मतलब ये ऑप्शन हमारा सही हुआ। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। तो पहले हम रेलगाड़ी बना लेते हैं। ये हमारी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो कि 54 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चल रही है। आगे बोल रहा है रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय। मान लेते हैं कि ये हमारा एक खंभा है, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा? तो जितनी ट्रेन की हमारी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस अगर ये खंभा को पार कर जाती है, मतलब ट्रेन जैसे ही क्रॉस करते ही और इस पोजीशन पर ट्रेन पहुंचती है, उसी पोजीशन पर जितना समय लगेगा उतना ही समय ट्रेन को खंभे को पार करने में लगेगा। तो चलिए हम निकालते हैं। तो जो हमारी स्पीड है वो है किलोमीटर पर हावर में, और जो हमारी ट्रेन की डिस्टेंस है वो है मीटर में। तो हमें इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो मीटर में बदलने के लिए 54 को 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 18 तिहाई 54 और 5 तिहाई 15 होगा। तो 15 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड निकाल आई। तो स्पीड बराबर क्या हुआ? 15 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 150 मीटर, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टाइम। तो यहाँ पर हम स्पीड रखते हैं, स्पीड बराबर 15, डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं 150, और हमें टाइम निकालना है। तो टाइम गया इधर और 15 आया इधर। तो t इक्वल टू 150/15, ये इससे कटा आया 10। तो 10 क्या आया? 10, और यही हमारा सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला हम x मानते हैं और दूसरी सम संख्या जो है वो हमारी x + 2 होगी। दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो होगा 528, और इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसको अंदर ले जाएंगे तो x² होगा, फिर इसको अंदर ले जाएंगे तो +2x होगा, और इस = अगर ये इधर आता है
तो -528 इज इक्वल टू 0। और इसे जब हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 22x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर होगा x प्लस 24 माइनस 22 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी एक होगी -24 और एक होगी x की वैल्यू होगी 22। तो हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो 22, तो x एक छोटी वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, तो ये होगी x इज इक्वल टू 22 और जो बड़ी वैल्यू होगी वो होगी 24। तो हमें क्या ज्ञात करना था? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या होगी 22, तो 22 हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है, हमें सबसे न्यूनतम जो संख्या है वो निकालनी है। तो क्या है? 3/4, 3/5, 3/7, 3/8 और 3/11। यहाँ पर जो अंश है, न्यूमरेटर है, वो सेम है। तो न्यूमरेटर सेम है मतलब जो हर में वैल्यू है, देखिए 4, 5, 7, 8 और 11, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे छोटी वैल्यू होगी। मतलब 3/11 सबसे छोटा होगा, उसके बाद उससे बड़ी 3/8 है, उसके बाद 3/7 है, 3/5 है और सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 3/4 है। मतलब अगर हमारा अंश बराबर है, सभी में 3 3 है और हर में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो 3/11 जो है वो हमारा सबसे न्यूनतम वैल्यू है। मतलब 3/11 सही आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो यहाँ पर पहले मैं ये बताता हूँ कि 1 सही 3/5 को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 5 का गुणा 1 में करते हैं तो 5 एकम 5 हुआ और 5 के बाद इधर प्लस कर देते हैं, तो 5 एकम 5 और धन 3 बराबर 8। तो यहाँ पर आएगा 8/5, जो हर है उसे हर को लिखा रहने देते हैं, माइनस 1/2, यहाँ पर भाग है तो भाग का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, आएगा 10, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 2। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी जो एलसीएम है वो आएगा 10, यहाँ पर होगा कितना 16, यहाँ पर आएगा 5। तो गुणा, अगर ये भाग हटाना है गुणा करना है तो इस संख्या को हमें पलटना होगा। तो 10 ऊपर चला जाएगा और 5 2 7 नीचे आ जाएगा। तो 10 से जो 10 है वो कट जाएगा और 16 में 5 गए तो आएगा 11 और नीचे बचा 7 और यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर हमारा है बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। तो पहला हम मान लेते हैं कि 5x है आयु और दूसरी जो है वो 8x है। आगे बोलता है उनकी आयु में अंतर 12 है। तो पहली आयु 8x हमने मानी है, दूसरी 5x है, दोनों का अंतर जो है वो 12 है। मतलब 8x माइनस 5x बराबर 12। तो इसमें 5 में 8 गया तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 12/3 बराबर 4। तो x की जो वैल्यू है वो आई हमारी 4 और यही x की वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पर होगा 5 × 4 और दूसरे में होगा 8 × 4। तो 5 चौक 20 और 8 चौक 32। मतलब पहली उम्र है 20 और दूसरे की उम्र जो है वो 32। मतलब हमारा जो आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए जो है एक व्यक्ति है, एक बैंक से निश्चित राशि 8% ब्याज की दर पर लेता है, जिसमें ब्याज जो है वो छमाही संयोजित है। छमाही में क्या होता है, जो रेट होती है तो रेट में 2 का भाग कर दिया जाता है और टाइम जो होता है उसमें 2 का गुणा कर दिया जाता है। तो जो हमारा रेट है वो 8% है, तो 8% में 2 का भाग देंगे तो हमारी जो एक्चुअल रेट है वो 4% निकल कर आई। और जो हमारा टाइम है वो है 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष में अगर 1 सही 1/2 है, अगर इसमें 2 का गुणा करते हैं तो आएगा 3 साल। मतलब जो हमारा टाइम है वो 3 साल हो गया। अब हमें निकालना क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है, यदि उसने 1.5 वर्ष के पश्चात इतना अदा किया तो मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमारी अमाउंट है, मूलधन है, वो है 19, 68, 51। तो फार्मूला क्या होता है,
अमाउंट इजकल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो अमाउंट क्या है 196851। निकालना क्या है प्रिंसिपल, तो p होगा 1 प्लस रेट क्या है, रेट हमने निकाली है 4% और टाइम क्या है हमने निकाला है 3 साल, तो यहाँ पर 3 लिख देते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 196851 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, इसको अगर हम काट देते हैं तो ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और ये होगा 4 पंचे 20। तो यहाँ पर आएगा, यहीं पर मैं आगे इसको लिख देता हूँ प्रिंसिपल 1 प्लस 1/25 का होल क्यूब। फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, तो होगा प्रिंसिपल, तो 25 से कम 25 एक 26, तो यहाँ पर होगा 26/25 का होल क्यूब। तो यहाँ पर मैं डिटेल पर लिखता हूँ 26/25 गुणे 26/25 गुणे 26/25 और ये p जो है ये p इधर आ जाएगा और ये जो है वो इधर आ जाएगा। तो क्या होगा फाइनली टोटल p इजकल टू 25 गुणे 25 गुणे 25 गुणे 9 6 8 51 बटे 26 गुणे 26 गुणे 26। और इसे जब आप पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर आएगा 175000। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा मूलधन होगा और आंसर जाता है बी की ओर। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ये है 5 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरो इसमें हम लिख सकते हैं। इसको या तो फिर हम ऐसे भी एक बार लिख सकते हैं 1 2 3 4 धन 6 गुणे 2 3 धन 4 गुणे 10 माइनस 3 गुणे 1/100। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 1 2 3 4 0 है, फिर आगे 6 3 0 है प्लस 40 माइनस 3/100। इन सभी को अगर हम प्लस करते हैं तो आएगा 5640 माइनस 3/100। अगर एलसीएम लेते हैं तो आएगा 100 5604 1 2 3, ये जो 2 जीरो हैं ये ऊपर चले जाएंगे -3 और इसे जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5603967। गाइस इसे मैं पूरा सिंप्लीफाई करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इसे पूरा सिंप्लीफाई करूँगा तो ज़्यादा समय लगेगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी और लेंथी हो जाएगी, इसलिए इतना नॉर्मल कॉमन सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो आंसर हमारा होगा ये और यहाँ पर लगेगा 0.67, तो आंसर हमारा जाएगा डी की ओर। अगला क्वेश्चन है संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जब हमें माध्यिका ज्ञात करनी होती है तो पहले हमें इसे असेंडिंग आर्डर में अरेंज करना पड़ता है, मतलब आरोही क्रम में अरेंज करना पड़ेगा। तो आरोही क्रम का मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो चलिए अरेंज करते हैं। तो पहले आएगा 0, फिर आएगा 1 1 2 2 3 3 3 4 5। इसको हमने आरोही क्रम में अरेंज कर दिया। अब हमें ये काउंट करना है कि डिजिट कितनी है। तो डिजिट हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब n बराबर 10, मतलब n इज इक्वल टू इवन नंबर, मतलब ये सम संख्या है। सम के लिए अलग फार्मूला होता है और विषम के लिए अलग फार्मूला होता है। तो चलिए मैं पहले इसे फार्मूला बता देता हूँ। तो अगर n इज इक्वल टू इवन नंबर होगा या कि सम संख्या होगी तो फार्मूला क्या होता है, जैसे हम इसी को ले लेते हैं 10 को, तो पहले हमें 10/2 करना होगा, मतलब n/2 इज इक्वल टू 5th, मतलब 5 आया। तो आगे क्या लिखना है 5th टर्म प्लस 6th टर्म बाई 2 और यही हमारा आंसर होगा। तो 5वां टर्म क्या है 1 2 3 4 5, 5वां टर्म होगा हमारा 2 और 6वां टर्म होगा हमारा 3/2 बराबर 5/2 2.5। तो 2.5 हमारा सही आंसर होगा। और अगर ऑड नंबर होता या फिर विषम संख्या होती तो हम क्या करते। तो विषम संख्या होती, मान लीजिए विषम संख्या हमारी 11 है, मतलब n इज इक्वल टू 11 होती, तो हमें क्या करना होता 11 में 1 जोड़ना होता तो क्या आता 12,
और 12 में 2 का भाग दे देते तो आता 6, मतलब सिक्स्थ टर्म क्या है, तो सिक्स्थ टर्म की ओर चलते हैं। मान लेते हैं हम इधर से गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स टर्म क्या है 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाता। तो गाइस इस तरह से मीडियन निकालते हैं। तो पहला इवन के लिए ये फार्मूला होता है और ऑड के लिए ये फार्मूला होता है। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 2 थीटा होगा तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर 2 थीटा। आगे बढ़ते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ऊपर होगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर 1 होगा, नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो आंसर क्या होगा, सेक स्क्वायर 2 थीटा। तो हमारा जो आंसर जाता है वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जो है वो है सिंप्लीफिकेशन का। तो हम सॉल्व करते हैं 0.08 इंटू 0.23 डिवाइडेड बाई 0.004। तो इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लाते हैं तो आएगा 8/100 इंटू 23/100। इस डिवाइड को इंटू में चेंज करना है तो इस फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टा लिखना होगा। तो इंटू यहाँ पर 3 जीरो कैसे आए, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, बटे 4। और ये 4 नीचे कैसे आया, क्योंकि डिवाइड के बाद हमें इसको बदल कर इंटू करना था। आगे सॉल्व करते हैं तो 100 से 100 कट जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा और 2 से यहाँ पर 50 कट जाएगा और ये 1 जीरो इस जीरो से कट जाएगा। तो आएगा 23/5 और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/6 और यही हमारा सही आंसर होगा, आंसर नंबर बी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी, मतलब 3 वर्ष पहले। तो प्रेजेंट में कितनी होगी, अगर इसमें हम 3 साल जोड़ देते हैं, 3 वर्ष पहले की 12 वर्ष थी तो अब क्या होगी, तो अगर 3 साल जोड़ देते हैं तो अब की आयु आ जाएगी। तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 वर्ष, मतलब जॉन की जो प्रेजेंट एज है वो 15 है, प्रेजेंट एज जो है वो 15 है। और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। तो 3 वर्ष पहले 15 वर्ष थी तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, तो अगर इसमें हम 3 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर आएगा 18 वर्ष, मतलब जो शंकर है उसकी प्रेजेंट एज जो है वो 18 साल है। अब आगे बोल रहा है आज से, मतलब प्रेजेंट से, तो प्रेजेंट में 15 साल जॉन की है, शंकर की 18 साल है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा, तो इसमें 5 जोड़ते हैं और इसमें भी 5 जोड़ते हैं तो 15 5 20 और इसमें जोड़ेंगे तो आएगा 23। अब इन दोनों का हमें औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, मीन निकालना है। तो 20 धन 23 बटे 2 आएगा 43 बटे 2 बराबर 21.5 और यही हमारा सही आंसर होगा। तो 21.5 इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमें यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है इसको फाइंड करना है। तो एक बार हम लिख लेते हैं 6 14 24 36 क्वेश्चन मार्क 66 और 84। गाइस एक बार वीडियो को पॉज करिए और एक बार लगाने की कोशिश करिए। गाइस आई होप आपने वीडियो को रोका होगा और एक बार ट्राई किया होगा। तो चलिए अब मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ आपको। तो अगर इसका इससे डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर 8 आएगा, 14 में 6 गए 8, 24 में 14 गए 10, 36 में 24 गए 12। तो यहाँ पर सीरीज बन रही 8 10 12। तो यहाँ पर 14 होना चाहिए, यहाँ पर 16 होना चाहिए और यहाँ पर 18 होना चाहिए। तो अगर 84 में 66 घटाते हैं तो 18 ही आएगा
मतलब अगर 36 में हम 14 जोड़ देते हैं तो यहाँ की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ की वैल्यू आएगी 36 में 14 जोड़ेंगे तो आएगा 50, और 50 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 66 आ रहा है, मतलब 50 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अगर प्लस का अर्थ है भाग करना, गुणे का अर्थ है माइनस करना और भाग का अर्थ है गुणे करना, तो 81 धन 3 गुणे 6 भागे 15 धन 3 का मान क्या होगा। तो प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड, तो यहाँ पर प्लस है, इसे हमें डिवाइड बना देना है। आगे है माइनस का जो अर्थ है वो है डिवाइड करना, तो माइनस कहीं पे नहीं है। और गुणे का जो अर्थ है, गुणे का जो अर्थ है वो है माइनस करना, तो यहाँ पर माइनस होगा। और प्लस का जो अर्थ है वो है डिवाइड करना, तो यहाँ भी डिवाइड करना हो जाएगा। और डिवाइड का जो अर्थ है वो है गुणे करना। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे बॉडेमास रूल से। पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन, तो इसे हम अगर भाग देते हैं 81 को 3 से, 81 को अगर 3 से भाग देते हैं तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, तो आया 27। फिर आगे माइनस 6 गुणे 15 भागे 3, तो यहाँ भी भाग है तो इसे पहले सॉल्व करना होगा। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5, मतलब 27 माइनस 6 गुणे 5। अब गुणे है तो माइनस से पहले गुणे सॉल्व करते हैं, तो 6 पंचा 30, तो 27 माइनस 30, तो आंसर आएगा -3, और यही हमारा राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 252, 294 और यहाँ पर हैश की वैल्यू फाइंड करना है। अगर इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समवर्तक 42 है, तो पहले का महत्तम समवर्तक निकालते हैं 252 का, तो आएगा 2, 126, 2, 63, 2, 21, 3 और 7। अब निकालते हैं 294 का, 294 का, तो यहाँ पर आएगा 2, 147, फिर आएगा 3, 49, फिर आएगा 7, 7। अब हमें निकालना है 3, यहाँ पर हैज़ है, और 8, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर दें कि हमारा जो HCF है वो 42 आएगा। तो यहाँ पर मैच क्या कर रहा है पहले ये देखते हैं। तो 1 7 यहाँ भी है, 1 7 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है, 1 3 यहाँ भी है, और 1 2 यहाँ है, और 1 2 यहाँ भी है, मतलब 7 गुणे 3 गुणे 2 होना चाहिए। तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, अगर हम 7 पुट करते हैं, अगर हम यहाँ पर 7 पुट कर देते हैं तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो तीनों में 42 ही होगा। देखिए 7 त्रिक 21, 21 दूना 42, तो अगर हम यहाँ पर 7 पुट करते हैं, पहले आप 2 पुट करेंगे तो नहीं आएगा, 4 पुट करेंगे तो भी नहीं आएगा, 8 पुट करेंगे तो भी नहीं आएगा, पर जैसे ही हम 7 पुट करते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ पे आएगा 189, फिर 3 से जाएगा तो यहाँ पर आएगा 63, फिर यहाँ पर 3 से जाएगा तो आएगा 21, फिर इसके बाद फिर 3 से जाएगा तो यहाँ पर आएगा 7। देखिए यहाँ भी एक 7 मैच कर रहा है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, और 1 2 2 2, 7 गुणे 3 गुणे 2, मतलब इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 42 आ रहा 7 वैल्यू पुट करने के बाद, तो आंसर 7 होगा। तो अगला क्वेश्चन है डाटा इंटरप्रिटेशन से। तो यहाँ पर बोल रहा है क्रिकेट से संबंधित सेक्टर कोण है। ये जो क्रिकेट है इसका एंगल पूछ रहा है, तो हम ये काउंट करते हैं कि 17 धन 28 धन 22 धन 33 बराबर क्या होगा, तो होगा 100%। तो 100% को हम 360 डिग्री मान लेते हैं, तो 1 डिग्री बराबर होगा 360/100। हमें कितना निकालना है, क्रिकेट की बात कर रहा है, तो क्रिकेट में 17% है, तो 17% बराबर होगा 360/100 गुणे 17, और इसे सॉल्व करने के बाद आएगा 61.2 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है फुटबॉल की तुलना में कबड्डी पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। तो कबड्डी पसंद करने वाले छात्र कितने हैं, 22% हैं, और फुटबॉल पसंद करने वाले कितने हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले 28 हैं।
अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि परसेंटेज कहाँ गया, तो परसेंटेज यहाँ है और ये परसेंटेज है, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 22 कटा 2 से तो 11 आया और यहाँ पे आया 14, तो आंसर क्या होगा 11/14 और यही सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि कुल 700 छात्र हैं तो हॉकी को पसंद करने वाले और फुटबॉल को पसंद करने वालों के बीच में क्या अंतर है। तो 700 छात्र हैं, तो 700 छात्र में हॉकी कितने पसंद कर रहे हैं 33%, तो 700 का 33% और फुटबॉल पसंद करने वाले तो फुटबॉल 28% पसंद कर रहे हैं, तो 700 का 28%, तो 700/100 अगर हम बाहर ले लेते हैं तो अंदर आएगा 33 - 28, तो यहाँ पर होगा 700/100 × 5 और ये 100 से 100 कट गया तो आया 7 × 5, तो 7 पना 35, तो 35 हमारा सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है 5 tan θ = 4, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan θ = 4/5। निकालना क्या है 3 sin θ - 2 cos θ डिवाइडेड बाई 2 sin θ प्लस 3 cos θ। अगर यहाँ पर हम cos का डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर भी cos का डिवाइड कर देते हैं तो ये cos कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा sin/cos, और sin/cos बराबर 10 होता है और 10 की वैल्यू हमें पता है, तो हमें क्या करना होगा cos का डिवाइड ऊपर भी और नीचे भी करना होगा। तो चलिए करते हैं 3 × sin θ/cos θ - 2 cos θ/cos θ। नीचे भी इसी तरह करना है 2 × sin θ/cos θ प्लस 3 × cos θ/cos θ। यहाँ पर cos से cos कट गया, बचा कितना 3 × sin θ/cos θ कितना होता है tan θ -2 अपॉन नीचे क्या हुआ 2 × tan θ प्लस 3, tan θ की वैल्यू क्या है 4/5, तो यहाँ पर 4/5 पुट कर देते हैं, तो इसकल टू 3 × 4/5 - 2 और यहाँ पर 2 × 4/5 प्लस 3, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना होगा 4 × 3 = 12 माइनस, और इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो 5 दूना 10, 10/5। नीचे इसी तरह करते हैं तो 4 दूना 8 और एलसीएम लेते हैं तो 5 × 3 = 15 धन 15/5, तो 5 से 5 कटा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, 12 में 10 गया, ऊपर आया 2, नीचे आया 8 में अगर हम 15 जोड़ते हैं तो आएगा नीचे 23, तो आंसर क्या होगा हमारा 2/23। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 अनुपूरक कोण, पहला ये और दूसरा ये है, तो दोनों में बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो अनुपूरक कोण का मतलब ये होता है कि पहला एंगल प्लस दूसरा एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहला एंगल क्या है x + 38 और दूसरा एंगल क्या है 3x - 58 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसे हम आगे सॉल्व करते हैं तो 3x + s इज इक्वल टू 4x और यहाँ पर -58 है और यहाँ पर 38 है, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा -20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे सॉल्व करते हैं 4x, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस होगा, तो यहाँ पर होगा 200, तो x की वैल्यू क्या होगी 200/4, 4 × 5 = 20, 50, तो x बराबर 50 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोनों में से बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो पहले में x की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 50 + 38 और यहाँ पर रखते हैं 3 × 50 - 58, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 50 में 38 जोड़ेंगे तो 8 × 5 = 3 = 8, 88 डिग्री, और इसे जोड़ेंगे तो 150 - 58, तो यहाँ पर आएगा 2, 14, 5, 52 डिग्री। तो बड़ा कोण कौन सा होगा 52 डिग्री, तो आंसर क्या आ जाएगा 52 डिग्री की ओर। अगला क्वेश्चन है एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब जो हमारी कॉस्ट प्राइस है वो है हमारी
100%। 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब जो मार्क प्राइस है वो है 125%। आगे क्या बोल रहा है, और 8% की छूट देता है, मतलब अगर 125% में 8% की छूट देगा तो 92% में बेचेगा, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 4 दूना 8, 4 तें 12, 23 गुणे 5 बराबर 115, मतलब हमें 15% का प्रॉफिट हुआ। आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। ये वृत्त है, ये जीवा, ये जीवा, ये जीवा, और यहाँ पर ये है ये वाली जीवा, और यही जीवा सबसे बड़ी होती है जिसे हम व्यास बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सरल करें और c का गुणांक ज्ञात करें। तो हमें स्मार्टली वर्क करना है, सिर्फ हमें c डिटरमाइन करना है, c का गुणांक क्या है, तो सिर्फ हमें c से सॉल्व करना है। तो यहाँ से c ले लेते हैं, c प्लस इसका अंदर गुणा होगा तो 3 भी होगा, और यहाँ गुणा होगा तो -3c होगा, तो हम यहाँ पर लिखते हैं -3c, और यहाँ पर भी c है तो -2/5c। तो क्या होगा, c -3c -2/5c। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा 5, तो होगा 5c माइनस 5 3 जा 15c -2c। तो इसका आगे सलूशन होगा 5c -17c अपॉन 5, तो आगे होगा -12/5c। तो जो c का गुणांक है -12/5 इंटू c, तो यही जो है वो c का गुणांक है, मतलब -12/5, -12/5 c का गुणांक है। अगला क्वेश्चन है, 144 पेंसिल 22.50 प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई, मतलब 12 पेंसिल जो हैं वो 22.50 रुपये में खरीदी गई। तो एक पेंसिल कितने में खरीदी गई, 22.50 बटे 12। इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 2250 बटे 12 गुणे 100, और इसे जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमको आएगा 1.87, मतलब एक पेंसिल 1.87 रुपये में पड़ी। आगे पढ़ते हैं, यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 की दर से बेची गई, मतलब एक पेंसिल को हमने बेचा कितने में, 2.25 में, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर 2.25 में 1.87 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.4। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू होगा 0.4 बटे 1.87। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे लिखी जाती है, तो 1.87 गुणे 100, तो क्या होगा 400 बटे 18। आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%, और यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेट का माध्य निकालना है। माध्य मतलब होता है एवरेज, मीन, सभी को जोड़ना है और उसका एवरेज निकाल लेना है। तो हम जोड़ते हैं, 8 धन 0 धन 5 धन 3 धन 2 धन 9 धन 1 धन 5 धन 4 धन 7 धन 2 धन 5 बटे नंबर ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नीचे आएगा 12। आगे सॉल्व करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 51, नीचे आएगा 12, और जब पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.25, और यही हमारा राइट आंसर है। गाइस आई होप आपको सारे के सारे आंसर सलूशन समझ में आए होंगे। अगर आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं, और साथ ही अगर आपको ऐसी फ्री मॉक टेस्ट डेली देना है और इसके साथ ही आपको डेली इसका सलूशन भी चाहिए, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों भाइयों में शेयर करना ना भूलें। गाइस थैंक यू।